क्लास 7 चैप्टर 4। तो यहाँ से लोधी डायनेस्टी से चैप्टर स्टार्ट होता है। तो लोधी डायनेस्टी में कौन कौन से रूलर्स आ जाते हैं? बहलोल लोधी 1479 में इसने सारी की किंगडम को कैप्चर कर लिया था, जो कि जौनपुर के अंदर है। और तो जो बहलोल लोधी का क्राइसिस हैंडल था, उसका ग्रेट डिप्लोमेट था, मतलब ये किसी भी क्राइसिस को अच्छे से हैंडल कर पाता था। और इसने किंगशिप की थ्योरी अपना रखी थी, मतलब नोबल्स में इक्वालिटी रखी थी किंग्स के साथ। कौन से किंग्स? अफगान्स। उसके बाद आया निज़ाम खान, जो कि सिकंदर लोधी के नाम से भी जाना जाता है। इसने आगरा को स्टैब्लिश किया था। उसके बाद इब्राहिम लोधी। तो जो इब्राहिम लोधी था, ये अपने नोबल्स की रेस्पेक्ट नहीं करता था, उनकी डिसरेस्पेक्ट करता था, और इसने बहुत इरेशनल पॉलिसीज बना रखी थी। तो जो दौलत खान लोधी था, इब्राहिम लोधी का अंकल, उसने बाबर को इनवाइट किया, क्योंकि वो परेशान हो चुका था, क्योंकि वो किसी की भी इज्जत नहीं करता था। तो उसने बाबर को, दौलत खान लोधी ने बाबर को इनवाइट किया। तो फिर बाबर ने और इब्राहिम लोधी में बैटल हुआ, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526। इब्राहिम लोधी इसमें हार गया और बाबर जीत गया, और बाबर को टाइटल ऑफ कलंदर मिला। तो यहाँ से मुग़ल एम्पायर स्टार्ट होता है, और जो दिल्ली सल्तनत का वो ख़त्म हो जाती है। तो मुग़ल एम्पायर में सबसे बड़ा रूलर जो था वो था बाबर। तो इसकी स्टोरी समरकांड से दिल्ली तक है। तो बाबर के फादर थे उमर शेख मिर्ज़ा। तो इनकी फरगाना में स्मॉल प्रिंसिपैलिटी, थोड़ी बहुत जगह थी, और प्रिंसिपैलिटी मतलब होता है रियासत, ठीक है ना। तो फरगाना में थी इसकी थोड़ी बहुत। तो बाबर ने काबुल को कैप्चर कर लिया था 1504 में। तो वहाँ के जो ज्योतिषी थे, उसने इसको बताया था कि, तो यहाँ पे एक ज्योतिषी था जिसने बाबर से बोला था कि पानीपत के बैटल में तुम जीत नहीं पाओगे, लेकिन बाबर ने बोला कि मैं जीत जाऊंगा। तो जो बाबर थे, उसके फादर थे उसके तिमूर के डिसेंडेंट थे, और जो जो बाबर की मदर थी वो जंगेज खान की डिसेंडेंट थी, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं कि जो बाबर था वो वॉरियर बाय ब्लड था, खून से ही वॉरियर था, ठीक है। और बाबर का एनिमी भी था राणा संग, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टेक्स दे रखी हैं कुछ, मतलब देखो, एंशियंट हिस्ट्री में पृथ्वीराज चौहान की गलती से मोहम्मद गोरी ने अपना रूल एम्पायर खड़ा कर दिया, और जो मेडिवल हिस्ट्री है उसके अंदर दौलत खान लोधी की वजह से बाबर ने अपना एम्पायर खड़ा कर दिया, क्योंकि उसने ही तो बुलाया था बाबर को। और मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर सिराजुद्दौला की गलती की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना एम्पायर खड़ा कर दिया। तो इन तीनों की ये मिस्टेक्स थी। तो बाबर और अफगान्स ने मिलकर राजपूत की तरफ हमला किया, ठीक है। तो कुछ राजपूत तो बाबर के साथ मिल गए, तो उन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस कर लिया, मतलब एक दूसरे की भाई बहन के साथ शादी वगैरह कर ली। लेकिन कुछ राजपूत बाबर के साथ मिले नहीं, उन्होंने बोला कि हम तो लड़ेंगे और अपने हक के लिए। तो फिर बाबर ने उनके खिलाफ कैंपेन्स चलाई, ठीक है। तो उसके बाद 1527 में, मतलब बाबर ने उसके बाद बहुत सारे बैटल लड़े थे, जिसमें यहाँ पे बैटल है 1527 में बैटल ऑफ खनबा, जिसमें बाबर वर्सेस राणा संगा हुआ था, जिसमें बाबर जीत गया था। उसके बाद 1528 में बैटल ऑफ चांदेरी, बाबर वर्सेस मदीनी राई, इसमें भी बाबर जीता था। 1529 में बैटल ऑफ घाघरा, बाबर वर्सेस महमूद लोधी, इसमें भी बाबर जीता था। तो ऐसा क्या उसका तरीका था कि हमेशा वही जीतता था? तो यहाँ पे वो एक वॉरफेयर मेथड यूज़ करता था, तुगलुमा। वो गन्स और आर्टिलरीज तो यूज़ करता ही था, लेकिन उसका जो एक मेथड था वॉर करने का, वो था तुगलुमा। तुगलुमा में क्या होता है, वो अपनी सेना कुछ इस तरीके से खड़ी कर देता है। मान लो ये दुश्मन है, तो वो इस तरीके से, एक सेना इधर से जाएगी, एक इधर से जाएगी, एक सीधे आएगी, तो ये बेचारा फंस जाएगा, फिर तो ये कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो इस तरीके से उसको डिफीट कर दिया करते थे। तो बाबर की डेथ 1530 के अंदर हो गई थी, जिसके बाद हुमायूं ने रूल किया था। तो मुगल्स का जो ट्रेडिशन था सक्सेशन का, वो यहाँ पे दे रखा है। मतलब सक्सेशन मतलब जब किसी की डेथ होती है तो उसके घर उसकी जो
रियासत होती है वो किस किस को मिलेगी, तो इनका अलग था। ये प्रीमोगेनीचर में बिलीव नहीं करते थे, मतलब जो सबसे बड़ा घर का सदस्य होगा उसको फादर की सारी जायदाद मिलेगी। वो कोपेर कोपेर्सिनरी इनहेरिटेंस में बिलीव करते थे, मतलब सब जनों में बराबर बटेगा सब कुछ, ठीक है ना। तो इसमें वो बिलीव करते थे मुगल्स। तो नेक्स्ट आ जाता है मनसबदार। मनसब क्या होता है? एक इंडिविजुअल तो मनसब को होल्ड करता है। मनसब मतलब एक रैंक या फिर एक पोजीशन, उसको हम बोलते हैं मनसबदार, ठीक है ना। तो जो रैंक और सैलरी ये थी मनसबदार की, वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू के द्वारा डिटरमाइन की जाती थी, जो होती है ज़ात। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की ज़ात 5,000 है तो उसके ऊपर उसकी सैलरी डिपेंड करेगी और रैंक डिपेंड करेगी। जितनी ज़्यादा ज़ात होगी उतनी ज़्यादा उसकी पोजीशन होगी नोबल्स की। और ज़ात ऐसे बढ़ती थी 1 2 3, मतलब 3,000 अगर किसी की ज़ात है और किसी की ज़ात 6,000 है तो 6,000 ज़्यादा होगी। रैंक टाइप में नहीं होता था ये, ठीक है। तो मनसबदार्स को मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दी जाती थी, और ये एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सवार या फिर कैवलरी मैन जो घोड़े वगैरह को रखते हैं उनको मेंटेन करते थे। तो मनसबदार को सैलरीज मिलती थी रेवेन्यू, मतलब रेवेन्यू असाइनमेंट्स ऑफ लैंड कॉल जागीर से, मतलब उनको सैलरी कभी कभी लैंड के फॉर्म में भी मिलती थी, जिनको हम जागीर्स बोलते थे उस लैंड को, ठीक है। तो मनसबदार जो कि जागीर को होल्ड करते थे अपनी सैलरीज के फॉर्म में, उनको हम बोलते थे जागीरदार। तो मनसबदार की जो पोस्ट थी वो हेरिडेटरी नहीं थी, ठीक है। तो अकबर और औरंगजेब के राज में क्या क्या डिफरेंस थे वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अकबर के राज में जो जागीर थे वो केयरफुली असेस्ड किए जाते थे, ताकि वो भी जो भी रेवेन्यू वो कलेक्ट करते हैं वो उनकी सैलरी के बराबर होना चाहिए। और औरंगजेब के रीजन में ये ज़्यादा नहीं चला। औरंगजेब का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ख़राब था, और जो एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था वो कभी कभी मनसबदार की सैलरी से कम होता था, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आ जाता है जब्त। जब्त एक रेवेन्यू सिस्टम था। तो जब्ती सिस्टम 10 लाख, मतलब ये जो जब्त है एक रेवेन्यू सिस्टम था। तो जो जब्त है उसको बहुत जगह जब्ती सिस्टम भी नाम दिया गया है और कई जगह दसाला भी नाम दिया गया है। तो एक फाइनेंस मिनिस्टर था टोडरमल अकबर के राज में। तो इसने एक सर्वे इंट्रोड्यूस किया था क्रॉप का, मतलब हम क्रॉप का डाटा निकालेंगे कि किसके पास कितनी क्रॉप आ रही है। जिसके पास ज़्यादा क्रॉप आएगी उसके ऊपर हम ज़्यादा टैक्स अप्लाई करेंगे, जिसके पास कम क्रॉप आएगी उस पर कम टैक्स अप्लाई करेंगे। तो ऐसा ये जब्त सिस्टम था। तो ज़मींदार से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और टैक्स कलेक्ट करते थे पीजेंट से। तो ज़मींदार पे मनी भी था, स्ट्रॉन्ग भी थे, उनके पास पावर भी थी। तो इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया कि अब हमें किसी के अंडर में नहीं रहना। तो नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है अकबरनामा। अकबरनाम क्या है? 3 वॉल्यूम हिस्ट्री ऑफ अकबर रिटन बाय अबुल फैजल। अबुल फैजल के द्वारा अकबर की 3 वॉल्यूम हिस्ट्री है। तो मतलब इसमें 3 वॉल्यूम्स हैं, 3 किताबें हैं, मतलब मान लो। तो फर्स्ट वॉल्यूम में क्या लिखा है? अकबर के एंसेस्टर के बारे में। सेकंड वॉल्यूम में अकबर के इवेंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं। और थर्ड वॉल्यूम जो कि एनी अकबरी है वो अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है। नेक्स्ट अकबर्स पॉलिसीज। तो अकबर का जो एम्पायर था वो प्रोविंसेस में डिवाइड था, जिसको हम बोलते सूबाज, मतलब बुक में टर्म दिया गया सूबाज। तो सूबाज का जो गवर्नर होता था उसको नाम दिया है सूबेदार। तो सूबेदार पॉलिटिकल और मिलिट्री फंक्शंस दोनों कैरी करता था। और हर सूबे के पास एक अपना फाइनेंशियल ऑफिसर भी होता था, जिसको हम बोलते हैं दीवान। बख्शी क्या होता है? द मिलिट्री पे मास्टर, जो कि मिलिट्री को पे करता है। सद्र होता है मिनिस्ट्री इंचार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैट्रोनेज, जो कि रिलीजियस चीज़ों के देखता है। फौजदार होता है मिलिट्री कमांडर। और कोतवाल होता है एक टाउन पुलिस कमांडर। नेक्स्ट इबादत खाना क्या होता है? इबादत खाना एक प्रेयर हॉल होता है जिसमें रिलीजियस डिस्कशन किए जाते हैं। नूरजहां टाइटल था एक, जो किसको मिला था? जहांगीर की वाइफ को। जहांगीर कौन थे? अकबर का बेटा।
तो नूरजहाँ का रियल नेम था मेहरुन्निसा, ये तो बस एक टाइटल था। तो जो नूरजहाँ थे वो एक्सट्रीमली लॉयल थे जहांगीर के साथ, तो इससे जहांगीर ने खुश होकर उनके नाम पे सिल्वर कॉइन्स मिंट करवाने चालू कर दिए। तो हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं 20th ईयर के शाहजहाँ के राज के। तो ठीक है, तो उन डॉक्यूमेंट्स में ये लिखा है कि टोटल नंबर ऑफ मनसबदार्स 8,000 थे, और जो हाई रैंक्ड मनसबदार थे जिनके बाद हाई रैंक्ड थी वो सिर्फ 445 थे, जिसके पास 61.5% ऑफ एस्टिमेटेड रेवेन्यू था। मतलब 8,000 में से 445 के पास 61% रेवेन्यू है। तो जो मुगल एम्पायर 7th सेंचुरी के अंदर और आफ्टर कैसा था, तो एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री एफिशिएंसी अच्छी हो गई थी, और इससे क्या हुआ, ग्रेट इकोनॉमिक और कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी आई। तो उनके पास इनॉर्मस वेल्थ थी जिन्होंने उनको एक्सट्रीमली पावरफुल कर दिया, लेकिन बाद में जो उनकी अथॉरिटी वो धीरे धीरे डिक्लाइन करना चालू कर गई और नई डायनेस्टी फॉर्म हुई। चैप्टर एंडेड।